रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे रिजीम चेंज के हवाले से। और पिछले कुछ अरसे से आप लोग रिजीम चेंज के लफ्ज से बखूबी आगाह हो चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान, जो साबका वजीर आजम भी हैं हमारे, तो उन्होंने इस लफ्ज को हर पाकिस्तानी के जहन में बिठा दिया है। और जब से उनकी हुकूमत के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी रिजीम चेंज के लफ्ज से जो है वो बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि रिजीम चेंज से क्या मुराद है और रिजीम चेंज किसे कहते हैं, और किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम जो है वो चेंज होती रही है, किस तरीके से जो ताकतवर ममालिक हैं वो कमजोर ममालिक के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करते रहे हैं, वो मुदाखलत करते रहे हैं, और उनकी मुदाखलत के नतीजे में किस तरीके से जो लोगों की मुंतखब करदा अवामी हमायत याफ्ता हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, और जो दुनिया में हुकूमतें उल्टी गई हैं उनकी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिजीम चेंज की डेफिनेशन के हवाले से कि रिजीम चेंज कहते किसे हैं। रिजीम चेंज इज द फोर्सेबल और कोहर्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन गवर्नमेंट रिजीम विद अनदर, यानी कि ताकत के जोर पर एक हुकूमत को दूसरी हुकूमत के साथ तब्दील कर देना रिजीम चेंज कहलाता है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? आप एक हुकूमत को तब्दील करके दूसरी हुकूमत क्यों लेकर आते हैं? तो जाहिर है दुनिया जो है वो मफाद पे चलती है, और हर मुल्क अपने मफाद की खातिर जो उसका मुखालिफ मुल्क होता है या दोस्त मुल्क होता है, वहां पर भी वो ये चाहता है कि उसकी जो है वो हमायत करने वाले इक्तदार में रहें, ताकि जो भी ममालिक है दुनिया के अंदर जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, तो एक अच्छे ताल्लुकात आपके कायम रहें। और अगर एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आप अपने ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हो, लेकिन वहां पर एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो आपके मुखालिफ हो और आपकी पॉलिसीज को जो है वो अपोज करे, तो फिर इस बात की जरूरत महसूस की जाती है कि आप उस हुकूमत का तख्ता उलट दें और वहां पर ऐसे लोग ले आएं जो आपकी पॉलिसीज को मनोहन तस्लीम करें और आपकी हमायत में चलें। और ऐसे ही देखने में आता रहा है जी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका ने, रशिया ने और दीगर ममालिक ने जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाने की कोशिश की है। और इस सारे प्रोसेस को जब आप एक अवामी हमायत याफ्ता हुकूमत को चेंज कर देते हैं और अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत लेकर आ जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको आप रिजीम चेंज कहते हैं। Regime change may replace all or part of the state's most critical leadership system, administrative apparatus or bureaucracy. Regime change में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी चेंज हो सकती है, यानी कि हम कहते हैं कि इनकलाब आ गया है और पूरी की पूरी हुकूमत आप तब्दील कर देते हैं। या फिर जो मोस्ट क्रिटिकल लीडरशिप सिस्टम है, यानी कि अगर किसी मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां के प्रेसिडेंट को आप चेंज कर देते हैं। जहां पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर आप जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको तब्दील कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है उसको आप चेंज कर देते हैं, या ब्यूरोक्रेसी के जो चीदा लोग होते हैं उनको आप तब्दील कर देते हैं। रिजीम चेंज में आकर थ्रू डोमेस्टिक प्रोसेस such as revolution, coup or reconstruction of government following state failure or civil war। तो regime change जो है वो दो तरह से हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल को हम डोमेस्टिक भी कहते हैं, और डोमेस्टिक प्रोसेस में बाजुकात इनकलाब आ जाता है, बाजुकात बगावत हो जाती है, और बाजुकात जो गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है, या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है, सिविल वार छिड़ जाती है, और सिविल वार के नतीजे में जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं, और इस तरीके से खाना जंगी और इस तरह के मामलात होते हैं जिससे हुकूमत जो है वो
तब्दील हो जाती है। तो ये तो डोमेस्टिक तरीक़ेकार हो गए। बाज़ औक़ात जो होता है वो एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि ज्यादातर केसेस में आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नली कुछ जो पावर्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और उनके नतीजे में फॉरेन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में हुकूमत जो है वो तब्दील कर दी जाती है। जैसे कि हम भी पाकिस्तान में ये चीज जो है वो सुन रहे हैं कि अमेरिका की मुदाखलत के नतीजे में या अमेरिका के आशीर्वाद के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील कर दी गई है। ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ हुकूमत तब्दील की जा सकती है, और इससे पहले कैसे कैसे हमारी जो मुंतखब करदा हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, वो एक अलग डिबेट है। उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस में, और उन चीजों में हम मार्शल लॉज की जब हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। लेकिन यहां पर हम एक्सटर्नल एजेंट्स की बात करते हैं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, फॉरेन एक्टर्स की बात करते हैं। इट कैन आल्सो बी इम्पोज्ड ऑन ए कंट्री बाय फॉरेन एक्टर्स थ्रू इन्वेजन, ओवर्ट और कोवर्ट इंटरवेंशंस और कोहर्सिव डिप्लोमेसी। कि जो फॉरेन एक्टर्स हैं वो भी आपकी जो हुकूमत होती है उसको तब्दील कर सकते हैं, या तो इन्वेजन के जरिए। देखें, इन्वेजन के जरिए आपके पास डायरेक्ट इन्वेजन आपके सामने है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और हुकूमत तब्दील कर दी। इसी तरह से अमेरिका ने इराक पर सदाम हुसैन को हटाने के लिए हमला किया, और बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल सकती हैं। अभी करंटली आप देखें तो जो है वो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है अपनी मर्जी की हुकूमत लाने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन्वेजन्स की जाती हैं, ताकि अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जा सके। तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि दो हमारे पास तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो अवाम खुद चाह रही होती है कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत तब्दील करे, तो उसके नतीजे में फिर जो है वो हुकूमत तब्दील की जाती है। फिर इस तरह एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरीके से भी रिजीम जो है वो चेंज होती है। In addition to replacing one government with another, regime change may entail the construction of new institutions, the restoration of old institutions, and the promotion of new ideologies. कि ना सिर्फ गवर्नमेंट तब्दील होती है एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से, बल्कि regime change में नए इदारे बनाए जाते हैं, पुराने इदारों को रिस्टोर किया जाता है, और नई आइडियोलॉजीज, नए नजरियात को प्रमोट किया जाता है। According to data set by Alexander Downs, 120 leaders were removed through foreign imposed regime change between 1816 and 2011। यानी कि 1816 और 2011 के दरमियान एक डेटा है अलेक्जेंडर डाउन्स का, डेटा सेट के मुताबिक 120 जो लीडर्स हैं उनको फॉरेन इम्पोज्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटाया गया। ठीक है जी, यानी कि दुनिया की तारीख में बहुत दफा ऐसा हुआ है कि फॉरेन एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में जो है वो मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया है। रिजीम चेंज कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय रेवोल्यूशन और कू डिटेट, यानी कि किसी ऑपरेशन के नतीजे में, बगावत के नतीजे में, फौजी बगावत के नतीजे में, इनकलाब के नतीजे में भी जो है वो आपकी हुकूमत जो है तब्दील हो सकती है, और उसको आप कहेंगे इंटरनल रिजीम चेंज, क्योंकि आपके इंटरनल जो एक्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन 1917 रशियन रेवोल्यूशन, इन 1962 बर्मीज कू, द 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन एंड 1990 डिसोल्यूशन ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक आर कंज्यूमेट एग्जांपल्स। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि 1917 में जो रशियन इनकलाब आया था, 1962 में बर्मा में जो इनकलाब आया था, ईरानी इनकलाब जो 1979 में आया था, इसी तरह से और बहुत सारी आपके पास इंटरनल रिजीम चेंज की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंटरनली ड्रिवन रिजीम चेंज आर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक एंड द फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से इंटरनली ड्रिवन जो रिजीम चेंज है वो फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक का कयाम 1958 में, फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कयाम, और इस तरह की आपको एग्जांपल्स इंटरनल रिजीम चेंज की मिलेंगी। तो एक्सटर्नल रिजीम चेंज की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल जो रिजीम आपकी चेंज हुई है, तो सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट देखी गई है अभी तक दुनिया में वो किसकी है जी? यूएस की है। यूएस ने आज तक बहुत ज्यादा जो है वो ऑपरेशंस किए हैं, और यूएस की इन्वॉल्वमेंट जो है
وہ سب سے زیادہ رہی ہے۔ یو ایس کے علاوہ کون ہے انوالو ہے؟ وہ رشیا انوالو ہے، اور رشیا نے بھی رشیا کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے یوکرین کی، اور نہ صرف یہ بلکہ 2014 میں بھی یوکرین پر حملہ کیا تھا رشیا نے، اور ابھی 2022 میں پھر جو ہے وہ یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے اس نے فروری سے آنورڈ۔ پھر جارجیا میں انوالومنٹ کی تھی رشیا نے، 2010 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا، 2016 میں مونٹیگرو میں، مالی میں 2020 میں یہ وہاں پر آپریشن کیا گیا، اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے تو انوالومنٹ آپ کو جو زیادہ ملے گی وہ یو ایس کی ملے گی۔ یعنی کہ یو ایس نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت لانے کے لیے دنیا کے بہت سارے ممالک میں کہیں پر پیسے کے زور سے، کہیں پر طاقت کے زور پر، اور کہیں پر ڈائریکٹ حملہ کر کے، آپ دیکھیں آپ کو مثال ملتی ہے افغانستان کی، ٹھیک ہے جی، افغانستان میں امریکہ نے جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، اسی طرح سے عراق میں اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے اس نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ سیریا میں دیکھیں ابھی انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو سیریا میں دونوں ہے، سیرین کرائسس میں رشیا بھی انوالو ہے، یو ایس بھی انوالو ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جی ہاں لیبیا کے اندر یہ چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک کے اندر اس کی انوالومنٹ رہی ہے۔ ویتنام پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، اور ابھی پھر جو مختلف دنیا کے ممالک ہیں وہاں پر یو ایس کا جو انفلوئنس ہے وہ ایسا ایسا کم ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان میں بھی بہت دفعہ جو ہے وہ رجیم چینج ہوئی ہے، بہت دفعہ جو ہے وہ منتخب حکومتوں کا جو تختہ ہے وہ الٹا گیا ہے، لیکن وہاں پر انٹرنلی ڈریون آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی بغاوت کی جاتی رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا ہے، تو یہ تختہ نہیں الٹا گیا بلکہ یہاں پر یوں ہوا کہ آپ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی کہ نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ چلائی گئی، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب تھے ان کو اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت کھو دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، یا بہرحال اس کے اندر آپ ابھی وقت بتائے گا کہ فورن انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنے جو ہے وہ اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فورن انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں منتخب حکومت کو ہٹانے کا یا ختم کرنے کا، یا کسی منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو آئینی طریقہ ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ یعنی کہ آپ ایک نو کانفیڈنس ریزولوشن لے کر آئیں، اور نو کانفیڈنس ریزولوشن کے اوپر، نو کانفیڈنس موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی، اور پھر اس ووٹنگ کے نتیجے میں اگر اکثریت عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس وزیر اعظم کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں 2 وزرائے اعظم جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر چکے ہیں، ان میں سے ایک محترمہ بینظیر بھٹو ہیں، اور دوسرے شوکت عزیز صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، لیکن وہ دونوں تحریکیں ناکام ہوئی تھی، اور یہ تیسری تحریک عدم اعتماد تھی جو ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی معاملہ ہوا اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وش یو آل گڈ لک، تھینک یو ویری مچ۔